अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर, रत्नाकर, नीरद या फिर जलधि। तो फ्रेंड समुद्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये समुद्र का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नीरद नहीं है, जबकि सागर, रत्नाकर और जलधि ये तीनों ही समुद्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, तरुणी, विश्वानस या फिर शार्दूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, शार्दूल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो बहुत इजी है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, इंदिरा, महाश्वेता या फिर पद्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो है महाश्वेता। लक्ष्मी को महाश्वेता नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, जिमूत, वारेद या फिर मरकट। तो फ्रेंड्स बादल का पर्यायवाची नहीं है वो है मरकट, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, कामिनी, महिला या फिर इंदिरा। तो फ्रेंड्स स्त्री की बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या फिर नीलांब। तो फ्रेंड्स जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीलांब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी या फिर सिंहस्था। तो फ्रेंड्स सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंहस्था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी या फिर सरिता। तो फ्रेंड जो गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सैंधव जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सैंधव की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द सैंधव नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिवस, दिवा, वासर या फिर विभावरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, विभावरी दिन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिवस, दिवाकर और वासर ये तीनों ही दिन को कहा जाता है। देश सेवा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें देश सेवा में तो यहाँ पे जो समास है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड दिनकर में जो समास यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि शरणागत में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो फ्रेंड शरणागत जो है इसमें जो समास यूज हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स आपने रिक्वेस्ट किया है कि हम समास के ऊपर एक ऐसी वीडियो लाएं जिससे आप इजीली पहचान कर पाएंगे किसमें कौन सा समास है, तो हम जल्द ही इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स अजात शत्रु में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हम आते हैं। पंजाब में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स पंजाब के अंदर जो समास यूज हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। नेक्स्ट है श्रम साध्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो श्रम साध्य है इसमें जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा गया कि मातृभाषा में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स मातृभाषा में यहाँ पर बात की जाए तो ये समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्टिकुलर समास बोला गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष या फिर लोकप्रिय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? यथोचित, पर्णकुटीर, दोपहर या फिर विद्यालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्णकुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? सतसई, हानिलाभ, दीनानाथ, लौह पुरुष। तो फ्रेंड्स में जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, सतसई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है? नवरात्र, नवग्रह, चतुर्भुज या फिर त्रिलोक। तो फ्रेंड द्विगु समास जो इसमें नहीं प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। इसके अंदर द्विगु समास का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, देश विदेश, धर्म भ्रष्ट या राग द्वेष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्म भ्रष्ट। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? नीलकमल, नीलगाय, महावीर या फिर पीताम्बर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर। ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कर्मधारय समास कौन से होते हैं, बहुब्रीहि कौन से होते हैं, तत्पुरुष कौन से होते हैं। तो हम आपके लिए डेफिनेटली ये वाली वीडियो लेकर आएंगे। निम्न शब्दों में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चक्रधर, दशानन, महापुरुष या फिर नीलकंठ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, निसंदेह, शोकाकुल या फिर भरसक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोकाकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है? मदांध, रचनाकार, राजपुत्र या फिर यज्ञशाला। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मदांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अब इसमें से बताना है कि इनमें से संबंध तत्पुरुष समास जो उसमें से कौन सा उदाहरण है? प्रदभ्रष्ट, पदच्युत, दीनबंधु या फिर दानवीर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? रात दिन, सीताराम, स्नेह मगन या फिर न्यूनाधिक। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्नेहा मगन है, स्नेह मगन, वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। इस क्वेश्चन में कमल नयन में हमें बताना है कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स कमल नयन में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं सेनापति, पवन पुत्र, भारतवासी या फिर लौह पुरुष। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीणा पाणी किस समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो वीणा पाणी जो है वो हमारा उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह कौन सा है, वो क्या कहलाता है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु। तो फ्रेंड्स वो कहलाता है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह कौन क्या कहलाता है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स वो हमारा कहलाता है अव्ययी भाव। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि घनश्याम में कौन सा समास है, ये हमें बताना है। कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है।
नेक्स्ट है लब्ध प्रतिष्ठ में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स लब्ध प्रतिष्ठ में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है गुणयुक्त किस प्रकार का समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, जलाभिषेक, कर्मवीर, शत्रुघ्न या फिर जाति भ्रष्ट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शत्रुघ्न। नेक्स्ट आते हैं, नरसिंह किस प्रकार के समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस शब्द में द्वंद्व समास है, पुण्य पाप, लंबोदर, नीलकमल या फिर यथाशक्ति। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पुण्य पाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, चरण कमल, महावीर, नरसिंह या फिर कर्मवीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स गगनांचल में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो राइट आंसर है सी, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपदान तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है चंद्रमुख समास में प्रयुक्त समास कौन सा है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी प्रैक्टिस सेट का, कृतकार्य शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसमें से भी हमें शुद्ध रूप देखना है, नुपुर, नुपुर, नुपुर या फिर नूपुर। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए नुपुर किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स नुपुर लिखा जाता है इस तरह से, नुपुर। तो देखिए ये हमारा कहाँ मैच हो रहा है, बी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सही शब्द देखना है, तो वाहिनी, वाहनी, वहिनी या फिर वाहिनी। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वाहिनी हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कौन सा शब्द रूप दे रखा है, हमें ये देखना है, अंधिकार, मैथिली, वाहिनी या फिर कवित्री। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो शुद्ध रूप जो है वो है हमारा अनधिकार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, परिस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति या फिर परिस्थिति। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट देखें तो परिस्थिति हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अभियोग, अभियोग, अभियोग या फिर अभियोग। तो फ्रेंड्स अभियोग हम लिखते हैं इस तरह से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, द्वितीय, द्विज, पत्रावली या फिर वापस। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो द्वितीय इसी तरह से लिखा जाता है, वापस ऐसे नहीं आता, द्विज इस तरह से नहीं लिखा जाता, ना ही पत्रावली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से अगेन हमें शुद्ध देखना है, संशोधन, संशोधन,
ससेधन या फिर संशोधन। तो फ्रेंड्स ये तीनों हमारे गलत हैं, संशोधन इस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्योत्तर या फिर प्रत्योत्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिअर्थना, अभिअर्थन, अभिअर्थना या फिर अभ्यर्थना। तो फ्रेंड्स देखें तो हम इसका जो लिखने का तरीका है वो हम लिखते हैं अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। तो देखिए ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए से, तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द को छांटना है, समयोजन, समायोजन, समायोजन या फिर संयोजन। तो फ्रेंड्स इसको लिखने का तरीका होता है समायोजन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतिस्पर्धा। तो फ्रेंड्स देखें तो इसको लिखने का तरीका है ये प्रतिस्पर्धा, दा पे निकलेगा रा, ना कि पा पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगेन हमें शुद्ध देखना है इसमें, तत्कालीन, तात्कालीन, तात्कालीन या फिर तत्कालीन। तो फ्रेंड्स आदतता यहाँ पर आगा डंडा नहीं आता ता के बाद, और फ्रेंड्स यहाँ पे तत्कालीन में छोटी की मात्रा नहीं आती और पूरा ता यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, तत्कालीन इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योतिमय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय या फिर ज्योतिर्मय। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर पे जाएं तो ज्योतिर्मय लिखा जाता है इस तरह से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी सी है फ्रेंड्स, ए नहीं है सी है, ये वाला राइट आंसर है, तो ये सी है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्वघ्न या फिर निर्विघ्न। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें निर्विघ्न किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, आधा घा और वा पर रा निकलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निष्प्रभ, निष्प्रभ, निःप्रभ या फिर निश्चयप्रभ। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो निष्प्रभ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक या फिर सामुदायिक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सामुदायिक की, तो वो लिखा जाता है छोटे ऊ की मात्रा आती है माँ पर, और छोटी या पर भी छोटी ई की मात्रा आती है, तो फ्रेंड्स ये लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अत्यतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति जब हम लिखते हैं तो उसमें जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो होता है अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स अतिशयोक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शन, प्रदर्शनी। तो फ्रेंड्स ना पर नहीं निकलती, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, रा निकलता है शा पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स आपने मेरी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस की वीडियो थी उसको देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उपसर्ग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसमें स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड इसमें जोड़ा गया है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, और जब आप उन वर्ड्स को अलग करोगे तो उनके मीनिंग भी निकलने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अध्ययन, तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द आगे जोड़ा गया है, अधि, अध्य, अध या फिर आ। तो फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधि, अधि से बना है अध्ययन। नेक्स्ट है, अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनारूढ़ की बात की जाए तो फ्रेंड्स है अन, अन्ना, अ और अन्य। तो फ्रेंड्स देखिए अन्ना नहीं होगा, अना भी नहीं होगा, क्योंकि रूढ़ यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और अना का भी नहीं है, और ना ही आ। तो राइट आंसर होगा ए, अन, अन प्लस आरूढ़। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रथ, प्रति, प्रत्यु या प्रत्युप? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब हमें बताना है सदाचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सत, सद, सदा या फिर सद? तो फ्रेंड सदाचार में बात की जाए तो जो उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, सद। फ्रेंड्स अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे कि किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं वर्ड्स में, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, अव, अप या फिर अपोह। राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें होगा अपहरण के अंदर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हरण जो बाद में है वर्ड उसका एक अलग मीनिंग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ, अ, अभी या फिर अनु? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आरोहण की तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आंसर होगा इसका वो होगा आ, क्योंकि रोहण का एक अलग मीनिंग होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है दुष्परिणाम में प्रयुक्त। तो देखिए दुर, दुस, दु और दुष्प। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दु नहीं होगा, दुष्प भी नहीं होगा, हमें यहाँ पर देखना है ए और बी में से कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ए और बी में से बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनु, अप, अव या फिर अति? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें अनुचर की तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनु। नेक्स्ट है, अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपि, अभी, अव या फिर अधि? तो फ्रेंड्स अवतार की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव। नेक्स्ट आते हैं, बद उपसर्ग में कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? बदनाम, बदकिस्मत, बेरहम या फिर बदहजमी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो देखिए फ्रेंड्स बद और नाम इसको अलग अलग करेंगे तो मीनिंग अलग आएगा, बदकिस्मत को अलग करेंगे तो मीनिंग निकल कर आएगा, बदहजमी का अलग करेंगे तो मीनिंग निकल कर आएगा। लेकिन देखिए बद यहाँ पर बेरहम में यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। ठीक है, तो बेडौल, बेकसूर, बेवफा या फिर बाकायदा? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें भिन्न उपसर्ग की तो हम यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बाकायदा। क्योंकि देखिए सब में वे एक ही मात्रा का यूज किया गया है लेकिन बाकायदा में आ है कि मात्रा यूज की गई है, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आते हैं, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि सुंदर, सुकोमल, सुपात्र या सुपाच्य? तो फ्रेंड्स अगर हम इनको उपसर्ग से देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर हम सु को अलग करें तो न दर का कोई मीनिंग नहीं होता, कोमल का देखिए यहाँ मीनिंग होगा और सु हटाएं, पात्र का मीनिंग होगा अगर सु हटाया गया तो, और पाच्य का मीनिंग होता है अगर सु हटाया गया तो, लेकिन न दर का कोई मीनिंग नहीं होता अगर हम सु हटा दे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज आपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके वहां पे पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज करके वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? तो हमें बताना है स्व उपसर्ग से क्या नहीं बना है। ऑप्शन है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वरचित या फिर सज्जन? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन से ही यहाँ आप इजिली बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसमें स्व नहीं यूज हो रहा, तो डी हमारा राइट आंसर है। बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अक, अक, आक
और एव। बहुत इजी है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम अपने राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक। पाठक है ना, तो पाठ, ये यहाँ पे प्रत्यय, मैंने आपको बताया था प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पाठक। अब आप इसको अलग करेंगे तो क्या हो गया, पाठ प्लस अक। ठीक है, पाठ का भी मीनिंग होता है एक, और अक अलग हो गया। जो अक होता है यानी कि जो बात का वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पाठक ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, अक्कड़, अक, आक और आ। बहुत सिंपल है, हर बार पूछा जाता है, और इस बार फ्रेंड्स यूपीटेट के एग्जाम में भी आया था, और ये सीटेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है घुमक्कड़ में, वो है यहाँ पे अक्कड़। नेक्स्ट आते हैं, दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है आ, आऊ, ता और आता। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, ता। नेक्स्ट है होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है हार, आ और आहार। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर, तम, दार और इया। तो फ्रेंड्स उच्चतम में अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तम। नेक्स्ट है, ई प्रत्यय में लगने से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, बोली, देहाती, गगरी या फिर चुनौती। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुनौती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें, ओजस्वी, मेधावी, मायावी या फिर विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो देखिए विद्यार्थी हमारा अलग है, बाकी ये अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गाह प्रत्यय में के प्रयोग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना, दरगाह, बंदरगाह, आगाह या फिर कब्रगाह। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी राइट आंसर पे आए तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आगाह। नेक्स्ट है, त्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, कवित्व, नेतृत्व, कर्तव्य या फिर मातृत्व। तो इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य। क्योंकि देखिए त्वा, कवित्व, नेतृत्व, मातृत्व तीनों में यूज हुआ है, लेकिन कर्तव्य में वे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मय, य, आय और चा। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर पे आए जलमय, तो फ्रेंड्स जलमय के लिए जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, मय। नेक्स्ट आते हैं, महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पा, ईप, आप और अयप। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ईप। ठीक है, क्योंकि महीप है, ईप की आ रही है आवाज। फ्रेंड्स आज हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे, लगभग 30 क्वेश्चंस और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो हम उसको भी फिर और डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट है, बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपा, पा, अप या यापा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बुढ़ापा में तो यहाँ पे देखिए बूढ़ा पा, आ पा की साउंड आ रही है। ठीक है, तो आप बोलकर भी पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, यानी कि कोई आपके ऊपर उपकार करे और वो उसको ना माने तो उसको क्या कहेंगे, कृतघ्न, धोखेबाज, जालसाज या फिर कृतज्ञ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि किए गए उपकार को ना माने तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कृतघ्न। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। और जो किए गए उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो धोखा दे आपको उसको बोलते हैं धोखेबाज, और जो आपको अपने किसी जाल में फंसा ले, यानी कि आपको किसी भी ऐसी गलत कहानियों में फंसाकर लालच दिखाकर आपको फंसा ले, उसको बोलते हैं जालसाज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है जो उपकार को ना मानता हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृतघ्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हर समय बस दूसरों की खोजी दोष जो होते हैं उसी को खोजता रहता है कि मैं इसकी किस तरह से बुराई करूं, तो इसको क्या बोलते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या फिर परछिंद्रावेशी। तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो हर समय दूसरों के दोष खोजता रहता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं परछिंद्रावेशी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि जो सौतेली माता होती है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? बिमाता, सुमाता, कुमाता या फिर जामाता। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सौतेली माता के लिए जो हिंदी में शब्द यूज किया जाता है वो होता है बिमाता। जबकि फ्रेंड्स, कुमाता वो होती है जिसको बुरी माता कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा है कि हाँ, माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा बुरा हो सकता है। तो इस तरह के आपने बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुना होगा। तो बुरी माता को कुमाता कहा जाता है और जो सौतेली माता होती है उसको बोला जाता है बिमाता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसे जीता ना जा सके, विजित, अज्ञेय, अजय और दुर्जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसे जीता ना जा सके उसको क्या यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे आप सिर्फ इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम वो सारे आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि इंद्रियों से परे का मतलब फ्रेंड्स ये है कि उसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है। अगणित, जितेंद्रिय, अगोचर या फिर अगम्य। तो फ्रेंड, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है या फिर जो इंद्रियों से परे है उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप एक और चीज नोट कीजिए, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आप जो सेंटेंस गिवन होता है वहां से भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंद्रियों से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ना ऑप्शन ए में इंद्रिय से रिलेटेड कुछ है, ना सी में है, ना डी में है, जबकि यहाँ पे इंद्रिय लास्ट में दे रखा है। तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि अमूमन फिट बैठती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ फिट नहीं बैठते, तो वहां पर वो कुछ ही क्वेश्चन है, तो उनको अगर आप 2-3 बार रिवाइज भी करेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि वो व्यक्ति जिसे नींद नहीं आती या फिर जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहा जाता है? मितभाषी, सुषुप्त, गुडाकेश या फिर शयनागार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे उनको बोला जाता है जिनको कम नींद आती है, या फिर जो पर्सन मतलब नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो उस नींद को खत्म करके अपना काम करता है, तो उसको बोला जाता है गुडाकेश। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सुषुप्त बोला जाता है फ्रेंड्स जिसको नींद आने की इच्छा है, यानी कि जिसको सोने की इच्छा होती है उसको बोला जाता है सुषुप्त। शयनागार बोला जाता है नींद का एक स्थान जहाँ पे लोग सोते हैं, उसको शयनागार बोलते हैं। और मितभाषी होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, उनको बोला जाता है मितभाषी। तो यहाँ पे नींद पर विजय प्राप्त करने वाले का मतलब है गुडाकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द, यानी कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख। फ्रेंड्स, आप एक चीज और नोट कीजिए, आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन हमेशा ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे जो उसके अपोजिट का होता है आंसर। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, कम बोलने वाला और जो ज्यादा बोलता है उसको बोला जाता है वाचाल, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। मूर्ख, यानी कि जिसमें अकल ना हो वो मूर्ख, तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी कट गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कम बोलने वाला। चपल भी एक तरह से वही होता है जो ज्यादा बोलता है। मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही गए। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि छाती के बल चलता है उसको क्या बोलते हैं? उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति छाती के बल चलता है उसको बोला जाता है उरंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप पहले ही अपलोड कर दिए, तो आप प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने जो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं वो सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक वीडियो में कंबाइन करके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बताना है सिर से लेकर पैर तक अगर हम किसी भी चीज को बताएंगे तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे। सिर, स्तरण, आपाद मस्तक, शिरोधार्य या फिर मस्तकापाद। तो फ्रेंड, सिर से लेके अगर हम पैर तक कुछ बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द बताइए। फ्रेंड्स, आपको पता है ऐसा कौन था जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी? तो फ्रेंड्स, वो थे हमारे प्रभु श्री राम जी भगवान। उनकी भुजाएं, ये कहा जाता है कि उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वो घुटनों तक आती थी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उनको क्या बोला जाता है। अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु या फिर अग्रबाहु। तो फ्रेंड्स, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको बोला जाता है अजान बाहु, और इसलिए श्री राम भगवान को भी अजान बाहु बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जो जिसका उपन्यास से संबंध है उस पे हमें बताना है। उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक या फिर काव्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उपन्यास से संबंध बताया। अगर ये होता कि उपन्यास लिखने वाला तो हम यहाँ पे उपन्यासकार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे संबंधित है तो ये कट गया। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित हो गया तो ये भी कट गया। काव्य शास्त्र मतलब जो काव्य से रिलेटेड हो, तो ये भी हमारा कट गया। तो ऑप्शन बचा हमारा बी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा औपन्यासिक, उपन्यास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी वे है राइट आंसर टिक करने का। नेक्स्ट है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स, अगर किसी को इंसान को पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। पिपास, पिपासा, प्यास या प्यासा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान को पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पिपासा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पिपास कोई वर्ड नहीं होता, प्यास होती है, ये एक तरह की फीलिंग हमारे अंदर की हमें प्यास लग रही है, तो हम यूज करते हैं ये वर्ड। प्यासा, कोई इंसान प्यासा होता है तो बोला जाता है, लेकिन किसी को पीने की इच्छा है तो वहां पे हम इच्छा के लिए पिपासा वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द बताना है। तो हमें बताना है कि जिसकी मछली के समान आंखें होती हैं उसे क्या कहा जाता है। चकोर, अक्षी, मीनाक्षी या फिर मृगनयनी। फ्रेंड्स, चकोर, अक्षी बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है मीनाक्षी और मृगनयनी में। तो फ्रेंड्स देखिए, मृगनयनी आप इसको काटेंगे तो यानी कि मृग के समान नैनों वाली, तो ये भी कट गया। हमें यहाँ पे मछली के समान पूछा है, तो मछली के समान कौन हो गई, मीनाक्षी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आप एलिमिनेशन के थ्रू ही कीजिएगा, बहुत आसान होता है एलिमिनेशन के थ्रू राइट टिक करना। नेक्स्ट है, मूल से संबंधित के लिए एक शब्द बताना है हमें, यानी कि हमें बताना है मूल से संबंधित के लिए हम कौन सा शब्द वहां पे यूज करेंगे, क्या होगा इसका। ऑप्शन है मौलिक, त्वरित, उद्गम या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है मूल से संबंधित के लिए, तो इसके लिए बोला जाता है मौलिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, विधवा, विधुर, विदुर या फिर मधुर। तो फ्रेंड, जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है उसे बोला जाता है विधुर, और अगर जिस व्यक्ति की पति मर जाता है, यानी कि स्त्री जिसका पति मर गया उसको बोला जाता है विधवा। तो यहाँ पे ऑप्शन कट गया, विदुर भी नहीं होगा, मधुर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। हमें बताना है कि जो हवन की सामग्री होती है उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पे यूज किया जाएगा। छवि, हवि,
कुंड या फिर रवि। तो फ्रेंड्स हवन की सामग्री के लिए जो यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे वो है हवि, उसको बोला जाता है हवि। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा के अनुसार वाक्यांश के लिए, यानी कि कोई भी इच्छा के अनुसार काम हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक, वैकल्पिक, इच्छित या फिर इच्छा। तो फ्रेंड्स इच्छित ये तो हमारी एक तरह से फीलिंग से रिलेटेड हो गई, हमारे भाव से रिलेटेड, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब बचे हमारे पास ए और बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पर हम बी ऑप्शन देखें तो ये भी हमारा कट गया, क्योंकि वैकल्पिक यूज किया जाता है जहां पर हो कि विकल्प के अनुसार काम करना, तो वहां वैकल्पिक आता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि इच्छा के अनुसार काम करना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैकल्पिक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं निरापद, अजेय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स अगर हम जिस पर आक्रमण ना किया गया उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आक्रांत, अनाक्रांत यहाँ पे राइट आंसर होगा। अजय हमने पहले बता दिया था, जिसको जीता ना जा सके वो अजय होता है, तो ये कट गया। स्वतंत्र मतलब जिसपे किसी का नियंत्रण ना हो वो स्वतंत्र, ठीक है, ये कट गया। निरापद भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी या फिर विकट। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बीमारी जिसका किसी भी तरह का ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं हो तो उसको बोलते हैं असाध्य। साध्य वो होता है जिसकी ठीक होने की संभावना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। यानी ऑप्शंस हैं साकार, निराकार, विकार या फिर प्रकार। तो फ्रेंड्स जिसका कोई आकार ना हो, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ना की बात की जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग में ना और बाद में आकार। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी लगा सकते हैं निराकार, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी निराकार कुछ नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? आकार हम निश्चिंत नहीं है, यानी कि वो निराकार है। जिसका जैसे कि ईश्वर के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हमारे ईश्वर का जो आकार है वो निराकार है, वो हर जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो भगवान है या फिर जिसपे हम बिलीव करते हैं कोई भी हो, वो सिर्फ यहाँ मिलेंगे या वहां मिलेंगे, वो हर जगह है और उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, तो ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। संदिग्ध, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, असंदिग्ध, चिंतनीय या फिर अचिंतनीय। यहाँ पे फ्रेंड्स ना यूज किया जा रहा है, यानी कि जिसमें संदेह ना हो। तो फ्रेंड्स संदिग्ध तो वो होता है जिसमें संदेह होता है, ये कट गया। चिंतनीय तो वो हो गया चिंता करने का, अचिंतनीय जिसकी चिंता ना की जा सके, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? बी, असंदिग्ध। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं यहाँ पे आ, ना, का, अगर ऐसे वर्ड लगते हैं तो वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ लग गया, यानी कि अपोजिट है, यानी कि जिसपे संदेह ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं अप्रतिहत, उर्वर, अनुर्वर या फिर समतल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस भूमि को जोता ना जा सके, तो फ्रेंड्स उर्वर की तो बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पे हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे, भूमि की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात नहीं कर रहे कि भूमि की शक्ति कैसी है। तो ये ऑप्शन हमारे कट गए, ठीक है। ये समतल यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, इसके भी ये भी कट गया। बचा क्या? ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अप्रतिहत। उर्वरा, अनुर्वर, समतल, ये तो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि हमारी भूमि की विशेषता ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द बताना है। दंभी, ज्ञानी, आशुतोष या फिर प्रसन्ना। यानी कि अब हमें बताना है कि जिसको हम शीघ्र प्रसन्न कर सकें वो कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सी राइट आंसर है, उसको बोला जाता है आशुतोष। तो फ्रेंड्स ये वर्ड भगवान के लिए यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, बस उनको अपने बिल्कुल बिना किसी बात को सोचे बस उनका ध्यान लगाना है, वो बस प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं है कि आप उनको बहुत बड़े बड़े उपहार भेंट करेंगे तभी वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस तरह के वर्ड्स
भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बताना है जो समाप्त हो गया उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। इतिश्री, श्री गणेश, आदि या फिर इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है कि जो समाप्त हो गया हो, तो फ्रेंड्स आदि तो हम तब यूज करते हैं जैसे कि कोई चीज होती है जो बहुत सारी होती है तो हम वहां पे आदि लिख देते हैं, यानी कि इसी तरह के और लोग। इत्यादि में भी हम इसी तरह का काम करते हैं कि और भी इसी तरह के। श्री गणेश में जब कुछ आरंभ करना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, बचा हमारे पास इतिश्री। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर हमें। विलुप्त, परोक्ष, अगोचर या फिर अदृश्य। तो यहाँ पे बताना है जो लुप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स लुप्त हो गया है यानी कि वो विलुप्त है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। परोक्ष नहीं होगा, अगोचर नहीं होगा, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती। तो ये भी हमारा तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि हमें बताना है कि जो दूसरों से आगे बढ़ने की सोचे उसको क्या वर्ड यूज करेंगे। स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष। तो फ्रेंड्स दूसरों से आगे बढ़ने का काम होता है स्पर्धा यानी कंपटीशन। जैसे कि आज के टाइम में हम सबको पता है कि जॉब लेने के लिए, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यानी कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और वो इस हिसाब से मेहनत भी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि आगे हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं, हमें मेहनत करनी होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ईर्ष्या नहीं होगा, वो ईर्ष्या करने की बात नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सेम उसी तरह से द्वेष, क्रोध, ये सारे यहाँ पे क्या है, भाव हैं। ये भाव से हमें मतलब नहीं है, यहाँ बताना है कि उस इच्छा को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंपटीशन। हमको पता है कंपटीशन बहुत है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है जिससे कि हम दूसरों से आगे बढ़ पाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बतानी है ऐसी स्त्री जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकती उसके लिए क्या बोलेंगे। पुत्रहीना, खंडिता, परकिया या कि बंध्या। तो फ्रेंड्स ऐसी स्त्री जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती है या संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है उसको बोला जाता है बंध्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द बताना है। अस्त्र, शस्त्र, गांडीव या फिर धनुष। तो फ्रेंड्स हाथ में लेकर एक हथियार चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो दूसरों के स्थान पर कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। स्थानांतरण, स्थानीय, स्थानापन्न या फिर स्थावर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरों के स्थान पे काम करना। तो मैं फ्रेंड्स स्थानांतरण तो होगा नहीं, स्थानांतरण तो वो होता है किसी जगह आपका स्थानांतरण कर दिया गया, वहां उसको मतलब किसी जगह आपको वहां पे प्लेस कर दिया गया। स्थानीय किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहने वाले को बोलते हैं, ये भी कट गया। स्थावर भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन्न। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट जो बॉक्स है हमारा उसमें हमने लिंक दे दिया है, तो आप जाके एक बार मॉक टेस्ट भी दे दीजिए जिससे आपको वहां पे अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कितना लर्न किया है। नेक्स्ट है, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द बताना, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं। अर्वाचीन, अर्धोपांत, तत्कालीन या फिर सामयिक। तो फ्रेंड्स प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर हम किसी चीज को बताते हैं तो वहां पर जो हम शब्द यूज करते हैं वो होता है हमारा आधोपांत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द बताना है। फ्रेंड्स हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ही बोलते हो कि ज्यादा डिस्कशन ना किया जाए, हम डायरेक्ट आंसर बताएं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको मुझे लगता है तो मैं वहां पे उसको डिस्कस कर दूंगी। जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा। निष्प्रह, वैरागी, सन्यासी या फिर इच्छाहीन। तो ये फ्रेंड साफ दिखाई दे रहा है इच्छा ना हो,
तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा यहाँ पर निस्पृह। निस्पृह इच्छाहीन तो होता है जिसकी इच्छा ही ना हो, ठीक है, इच्छाहीन यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा यहाँ पर निस्पृह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बताना है, निर्निमेष, अपलक, अनिमेष या फिर ये सभी। तो हमें बताना है बिना पलक गिराए के लिए हम कौन सा शब्द यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये तीनों ही वर्ड यूज किए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो किसी से कुछ ना मांगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से कुछ नहीं मांगता उसे क्या बोलते हैं, याचक। याचक तो मांगने वाले को बोलते हैं, तो ये तो हमारा कट गया। फिर है अजाची, अयच या फिर अयाचक। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो यूज किया जाता है शब्द वो होता है अजाची। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा कौन सा है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस पे अनुग्रह किया गया हो, यानी कि हमें बताना है कि ऐसा कौन है जिस पर अनुग्रह किया गया है। अनुकंपित, अनिर्वाच्य, अनिवार्य, प्रकंपित या फिर अनुकार। तो फ्रेंड्स जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुकंपित। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस है मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीषा या फिर चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स करने की इच्छा के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है हमारा चिकीर्षा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये उसी से ही बेस्ड है। और ये जो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का है, तो आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा यहाँ पे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब का रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अब हमें बताना है कि जिसको तैरने की इच्छा होती है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तितीर्ष, तितिक्ष, तृप्ति या फिर त्रिवेणी। तो फ्रेंड त्रिवेणी तो वो हो गया जैसे कि जिसको बोलते हैं ना तीन चीजों का संगम, जिसको हम तो त्रिवेणी तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये हमारा कट गया। तितिक्ष भी नहीं होगा इसका। तृप्ति होता है किसी चीज की हमें मतलब कोई भी ऐसी इच्छा है जिसकी अब हमें इच्छा नहीं है, हम उसको पूरा कर चुके हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अब वो चीज मुझे नहीं चाहिए, उसकी मेरे पूरी तृप्ति हो चुकी है, मतलब मैं उसको क्या हूँ अब मेरे अंदर उस चीज को लेके किसी भी तरह की इच्छा शेष नहीं है, तो वहां तृप्ति यूज किया जाता है, तो ये भी कट गया। यहाँ है तैरने की इच्छा रखने वाला, तो उसको बोलते हैं तितीर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, यानी कि अब ऐसा पर्सन जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। देखिए फ्रेंड्स ये वही रिपीट होकर आ गया। ऑप्शंस है तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शब्द आएगा उसको बोलेंगे, यहाँ पे पर्सन के बारे में बताना है, तो वो है तृप्त। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तृप्ति का मतलब होता है, अगर ये बोलता कि उस इच्छा को क्या बोलते हैं तो वो होता फीलिंग आती तृप्ति, लेकिन यहाँ तो पर्सन के बारे में पूछा है इसलिए आएगा तृप्त। तृष्णा, तृषा या तृष्णा ये तो होता है कि किसी चीज की हमें इच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कट गए, थर्ड भी कट गया, सेकंड भी कट गया। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द बताना, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है उसका क्या बोलते हैं। ससंत, सशब्द, ससम्मन या फिर सशंशय। तो फ्रेंड्स जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है उसको बोलते हैं ससंत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द। सुसाध्य, सिद्धि, सहज, सहजनानंद। तो फ्रेंड जिसका साधन सहजता से हो सके उसके लिए यूज किया जाता है शब्द सुसाध्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, हमें बताना है कि ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं। दरिद्र, दरिद्र तो गरीब हो गया। अब इसमें ये तो नहीं बताया गया कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ तो होता है। हाँ ये है कि इसके पास बहुत कुछ नहीं होता लेकिन कुछ होता है, तो ये कट गया। सन्यासी मतलब जिसको जो सांसारिक सारी चीजें छोड़ चुका है, तो ये भी गलत है। भिखारी
ये तो मांगने वाला हो गया, कुछ ना कुछ तो इसके पास भी होगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे दरिद्र और भिखारी बिल्कुल नहीं होगा, आप ये नहीं करना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दरिद्र की बात की जा रही है। दरिद्र के मतलब यहाँ पर उसके पास कोई भी चीज अच्छी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास घटिया चीज हो, या फिर थोड़ा बहुत हर चीज उसके पास लेकिन थोड़ी थोड़ी हो। तो दरिद्र के पास कम कम होता है सामान। भिखारी मांगता है तब भी उसके पास होता है, यानी मांग के वो अपना पेट भरता है। लेकिन अकिंचन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत दिनों तक जीने वाला। हमें बताना है कि बहुत दिनों तक जो जीता है व्यक्ति, उसके लिए क्या यूज किया जाता है। दीर्घायु, अल्पायु, चिरंजीवी या फिर दीर्घसूत्री। तो फ्रेंड्स, जो बहुत दिनों तक जीता है उसको बोलते हैं दीर्घायु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अल्पायु तो वो होता है जिसकी कम उम्र होती है। चिरंजीवी यानी कि चिरंजीवी ज्यादातर जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तब ये यूज किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत दिनों तक जीने वाला। दीर्घसूत्री भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये तीनों हमारे कट जाते हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा दीर्घायु। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता, यानी कि जो किसी भी तरह का, हम घमंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आत्माभिमान नहीं दिखाता उसको क्या बोलते हैं। धीरोदात्त, धीरोद्धत, अभिनेता या फिर खलनायक। तो फ्रेंड्स, जो नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता उसको बोलते हैं धीरोदात्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि आप जब किसी भी चीज का संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। संकलित, संदर्भित, संकीर्ण या फिर संकुल। तो फ्रेंड्स, जब किसी भी चीज का संकलन किया जाता है तो उसको बोलते हैं संकलित। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुख तथा दुख में समान रहने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। समदर्शी, निर्लिप्त, संलिप्त या फिर मनस्वी। तो फ्रेंड्स, जो पर्सन सुख और दुख दोनों में समान रहता है उसको बोलते हैं निर्लिप्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। नेक्स्ट है, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो, यानी कि किसी चीज का ऐसा जिसके लिए हमने संकल्प या निश्चय किया है, तो उसको क्या बोलेंगे। प्रतिज्ञा, संकल्पना, संकल्पित या फिर प्रतिष्ठित। तो फ्रेंड्स, जिस चीज की संकल्पना की गई है, संकल्प किया गया है या निश्चय किया गया है, उसको बोलते हैं संकल्पित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द हमें बताना है। सृजन की इच्छा के लिए क्या शब्द आएगा। आकांक्षा, सिसृप्षा, सृजना या फिर महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सृजन की इच्छा की गई है तो उसको बोलते हैं सिसृक्षा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आकांक्षा तो ये हो गया किसी चीज की आपने आकांक्षा करी है या किसी चीज की इच्छा है। सृजना किसी चीज को बनाना, लेकिन यहाँ पे तो इच्छा की बात की जा रही है तो आएगा सिसृक्षा। महत्वाकांक्षा यानी कि किसी भी चीज के लिए आपके अंदर एक महत्व है कि हाँ ये इच्छा है हमारी, तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठेगा, तो हमारा डी आंसर भी कट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमालय पर निवास करने वाले के लिए एक शब्द बताना है हमें। यानी कि जो हिमालय पर निवास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हिमवतिक, हिमवतन, हेमू या फिर हिमालय। तो फ्रेंड्स, जो लोग हिमालय पे निवास करते हैं उनको बोला जाता है हिमवतिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेघ की तरह गरजने वाला। यानी कि मेघ की तरह जो गरजते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाद या फिर घननाद। तो फ्रेंड्स, मेघ की तरह गरजने वाले को बोलते हैं मेघनाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स ये सारी आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। पहले जन्म लेने वाले, यानी कि जो पहले जन्म लेने वाला होता है, जैसे कि हम बोलते हैं अपने बहन भाइयों को कि इसका जन्म मुझसे पहले हुआ है, तो हम उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं। अग्रज, अनुज, सहोदर या फिर बंधु। तो फ्रेंड्स, जो पहले जन्म लेता है उसको बोलते हैं अग्रज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अनुज तो उसको बोलते हैं जो जिसका जन्म हमारे बाद हुआ होता है, यानी कि छोटा भाई या तो वहां पर अनुज शब्द यूज किया जाता है। सहोदर जिसका साथ में हुआ हो। बंधु
ये भाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसका आंसर होगा ए, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी कि ऐसा कवि जो तत्काल कविता बनाता हो उसे क्या बोलते हैं? सुकवि, महाकवि, आशु कवि या फिर राजकवि? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति तत्काल कविता करे उसको बोलते हैं आशु कवि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या फिर समदर्शी? तो फ्रेंड्स, वह वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके आप आसपास देख सकते हैं आर पार उसको बोलते हैं पारदर्शी। जो दूर का देखे वो होता है दूरदर्शी, और जो समान देखे वो होता है समदर्शी। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, कट गए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं इंद्रायुध, इंद्रजीत, जितेंद्रिय या फिर जिन्न। तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है उसको बोलते हैं इंद्रजीत, यानी इंद्रियों को जीत लिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तपस्या करने वाला मनुष्य। अब हम बताना है जो तपस्या करने वाला मनुष्य है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तपोलोक, तपस्वी, तपोमय या फिर तपु? तो फ्रेंड्स, तपस्या करने वाला जो मनुष्य होता है उसको बोला जाता है तपस्वी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा ना की गई हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी परीक्षा ना की गई हो उसको क्या बोलेंगे? निष्परुष, निष्परीक्षित, परीक्षित या फिर परीक्षार्थी? परीक्षित, परीक्षा की गई हो, परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, निष्परीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बदला लेना चाहता है के लिए एक शब्द बताना है। प्रचित, प्रचुर, प्रचिकीर्षु या फिर कृतज्ञ? तो हमें बताना है जो बदला लेना चाहता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यूज किया जाता है प्रचिकीर्षु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विज्ञान जानता है उसके लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान या फिर विज्ञ? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जो विज्ञान जानता है उसके लिए यूज किया जाता है वैज्ञानिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी या फिर विश्वसनीय? तो फ्रेंड, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए हम यूज करते हैं विश्वस्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। विश्वास पात्र तो वो होता है जिस पर हमने विश्वास करने योग्य जो होता है उसको बोला जाता है विश्वास पात्र। विश्वसनीय यानी कि जो यूनिवर्सल है, जो ट्रू है एकदम, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वस्त। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा से डिस्कस करने की। नेक्स्ट है, जिस पर अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शंस हैं निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या फिर अंशुल? तो फ्रेंड, जिस पर अंकुश नहीं होता है उसको बोलते हैं निरंकुश। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुशाग्र बोलते हैं जिसकी बुद्धि तेज होती है, किशोर यानी कि जो अभी बालक हो, अंशुल शब्द यूज किया जाता है वो भी अलग होता है लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है कि अंशुल किसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन अंशुल इसके लिए बिल्कुल यूज नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है जिस पर अंकुश नहीं हो। अंकुश, तो फ्रेंड्स बहुत सारे, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। अंकुश ना हो तो निरंकुश होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य? फ्रेंड्स, ये रिपीट हुआ है 3 बार क्वेश्चन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है।
तो जिसकी चिंता नहीं की जा सकती उसको बोला जाता है अचिंत्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें के अंदर भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो प्लीज आप अगर इन सारी वीडियोस को भी देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस होगा, क्योंकि हमने अपनी सारी वीडियोस में, प्रैक्टिस सेट में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो सब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे छोड़कर आने वाले हैं, क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चंस वहां पे कवर किए हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं आकाशीय, पार्थिव, सामुद्रिक या फिर सौर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही साफ दिख जाएगा। पार्थिव नहीं होगा, सामुद्रिक यानी समुद्र से संबंधित है कुछ, तो ये भी कट गया। सौर, सौर मंडल से संबंधित है, ये भी कट गया। बचा क्या? आकाशीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन से भी करेंगे तब भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए क्या बताना है। ऑप्शन है परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या फिर शोधार्थी। तो फ्रेंड शोधार्थी तो होता है शोध करने वाला। विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसकी परीक्षा भी हो रही हो। परीक्षक वो होता है जो परीक्षा लेता है। तो बचा कौन सा? परीक्षार्थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि जो व्याकरण का आचार्य होता है उसको क्या बोलते हैं। व्याकरणविद, वेदाचार्य, वैयाकरण या फिर व्याकरणिक। तो फ्रेंड्स ये थर्ड ऑप्शन हमारा जो है ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारा कट जाता है। व्याकरण विद नहीं आएगा, वेदाचार्य वेदों से रिलेटेड होता है तो ये भी कट गया, व्याकरणिक भी हमारा कट गया। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वैयाकरण। उसको जो व्याकरण के आचार्य होते हैं उनको बोला जाता है वैयाकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द बताना है। तो कुंती के पुत्र के लिए कौन सा शब्द हम यूज करेंगे। कुंत, कौंत, कौंतेय या फिर कंत। तो फ्रेंड्स जो कुंती के पुत्र होते हैं उनको जो शब्द यूज किया जाता था वो बोला जाता है कौंतेय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि जो प्रवास करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। प्रवासी, निवासी, विदेशी या फिर स्वामी। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप देखिए एलिमिनेशन से कर सकते हैं। निवासी यानी कि निवास करने वाले, ये कट गया। विदेशी वो होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं, ये भी कट गया। स्वामी यानी किसी भी जगह का, किसी भी जगह का ही बोलेंगे, उसका मालिक होना, वो स्वामी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बच्चा क्या, ऑप्शन 1 बचा, और देखिए ये हमारे इससे भी मैच कर रहा है। प्रवासी, प्रवास करने वाला, प्रवासी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बिना विरोध के लिए एक शब्द। विरोधी, निर्विरोध, प्रतिरोध या अवरोध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं बिना विरोध के। ठीक है, विरोधी तो वो होते हैं जो विरोध करते हैं। ठीक है, यहाँ हम बिना विरोध के बात कर रहे हैं। प्रतिरोध भी हट जाएगा, अवरोध भी हट जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी, निर्विरोध। फ्रेंड्स अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी लगते हैं जो कि आपके पास हैं और आपको लगते हैं कि वो डिस्कस होने चाहिए, तो आप उसे भी मेरे मेल कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। और अगर आप किसी टॉपिक पे भी चाहते हैं कि इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बने, हम डिस्कशन करें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे हिंदी, आपका पूरा जीके जो जनरल एप्टीट्यूड है वो पेपर एंड प्लस कॉमर्स, इन 3 पेपर को हम आपके पूरे करा दें। ठीक है, फिर भी आपको अगर कुछ और लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आंखों के सामने, आंखों से ओझल, अधिक दूर होना या फिर अधिक निकट होना। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में होना। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल भी बोलते हैं तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिल्कुल पास में। तो बिल्कुल पास में क्या होगा, आंखों से ओझल, ये कट गया। ओझल मतलब जो दिखाई ना दे। अधिक दूर होना, ये भी कट गया, ये तो प्रत्यक्ष की बात करें। अधिक दूर होगा तो प्रत्यक्ष कैसे होगा। अधिक निकट होना, ये भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम जब किसी को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, और ये सब क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसे आप कहेंगे कि ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इतना आप ट्रस्ट करिए कि अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है, ये सारे क्वेश्चन समझे हैं, तो आपका 2 या 3 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके वो सारे के सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, जिसे सम्मान प्राप्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सम्मानीय, सम्मानित, सम्मान या फिर सम्मत। तो फ्रेंड, जिसे सम्मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम सम्मानित। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी इस तरह की वीडियो बनाएं। और किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। आप नीचे जा कमेंट सेक्शन में हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।